हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मस्ती भारत में अब वक्त है आत्मनिर्भर रक्षाबंधन पर आपको अपडेट देने का। इस बार के रक्षाबंधन में चीनी राखियों की छुट्टी करने आ रहा है एक बास। हमारे गांव को और हमारे देश को सक्षम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होने का जो आत्मविश्वास होता है वो इस महिला और उसके साथियों की आंखों में साफ झलक रहा है। हाथों में बांस की डंडी को लेकर लगातार छील रही ये महिलाएं मुंबई से सटे पालघर के विक्रमण की हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने में वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत बांस से ये सुंदर राखियां बनाई हैं। बहुत गर्व होता है बताने के लिए कि हमारे ये वनवासी क्षेत्र की महिला ने जो राखी बनाई है ये पूरे हिंदुस्तान में आज राखी जा रही है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ये राखियों की डिमांड बहुत आ रही है, तो ये बहुत सक्सेस हुआ है। पिछले 1 महीने में 300 महिलाओं का ये समूह इस तरह की 50,000 बांस की राखियां बना चुका है। हमारे गांव में बांबू प्रोजेक्ट पे राखी बना रहे महिला, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। बांबू राखी पर्यावरण पूरक है। इन महिलाओं का बांस की राखी बनाने का हुनर रंग ला रहा है, जिसके चलते इस साल रक्षाबंधन पर लोगों के हाथ में चाइनीज नहीं बल्कि हिंदुस्तानी राखियां भी सज पाएंगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रानीपुर खादान से मजदूर को एक बेशकीमती हीरा मिला है। इस हीरे की कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। मेज पर रखा ये रत्न 10 कैरेट का बेशकीमती हीरा है। इस हीरे की कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आकार में इतने बड़े हीरे का मिलना रातों रात किस्मत चमकने जैसा है। ये चमकदार जेम क्वालिटी का हीरा एक मजदूर आनंदी लाल कुशवाहा को मिला है। पन्ना की रानीपुर खदान से ये बड़ा हीरा मिला है। अच्छा बड़ा हीरा मिला है, 10 कैरेट से ऊपर का हीरा है। 10 कैरेट 69 पॉइंट का, जिसमें बहुत खुशी प्राप्त हुई। दरअसल लॉकडाउन खुलने के बाद हीरा खादान के मजदूर अपने अपने काम पर लौटे हैं। काम शुरू हुआ तो मजदूर को ये हीरा मिला, जिसे अब हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। आज ये 10.69 कैरेट का हीरा अच्छे किस्म का जमा किए हैं। इसके पहले इन्हें 14 तारीख को 70 सेंट का हीरा भी जमा किया गया। वक्त है कोरोना के उस पहलू पर बात करने का जिसका डर हम सबको है। अगर हमारे किसी अपने को कोरोना से हालत गंभीर हो जाए और उसे अस्पताल का बेड ना मिले तो क्या होगा। वाराणसी के एक अस्पताल में ऐसा ही कुछ हुआ। हमारे मरीज हैं, ये पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। बहनोई है मेरे, और यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। 1 घंटा 45 मिनट हो गया यहाँ है, और ये अभी तक बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन लगाओ यार उनको, कम से कम तेज कर दो कि मर जाएंगे तब ऑक्सीजन लगाओगे तुम लोग। ये वीडियो वाराणसी के सर सुंदर लाल अस्पताल का है। इस वीडियो में एक शख्स अपने बहनोई को अस्पताल लेकर आया है। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार इनके बहनोई को अस्पताल में एक बेड तक नहीं मिल रहा। ये शख्स चीख चीख कर गुहार लगा रहा है, लेकिन अस्पताल के प्रशासन का रवैया कितना ढीला है ये देखिए। बेड हमने ऊपर बोल दिया है, बेड अरेंज कर रहे हैं, बेड अभी खाली नहीं है। 3-3 4-4 एम्बुलेंस लगी हुई है, सीरियस है वो। हमने क्या बताया, तो क्या कहें वो मर जाएं? पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तहत आने वाले इस अस्पताल में मरीजों को 4 से 5 घंटे तक बेड का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टरों को इस बात की परवाह तक नहीं। पहले तो आप वीडियो ना बनाइए। क्यों सर, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। जी ठीक है ना जी। देखिए बेड अभी ऊपर है नहीं, ठीक है ना। बेड ऊपर होगा तो आपका मरीज शिफ्ट हो जाएगा। वाराणसी में जब चीफ मेडिकल ऑफिसर से इस बारे में पूछा गया तो उनके पास बड़ा ही घिसा पिटा जवाब था। ऐसी बात नहीं, लगातार कोऑपरेट करते हैं। एक तरफ प्रशासन कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड होने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ इस वीडियो की हकीकत आपके सामने है। ऐसे में लोग विश्वास करे तो किसका करे।
नमस्ते भारत में अब वक्त राजस्थान की सियासी रण पर अपडेट की। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला अब 24 जुलाई को आएगा। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के विधायकों को भरोसा दिया है कि हर हाल में जीत हमारी होगी। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों का हौसला बढ़ाया। गहलोत को मालूम है कि लड़ाई लंबी है, इसलिए विधायकों की वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, तो जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 क्रॉस किए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत जहां विधायकों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वहीं सीबीआई की एक टीम जयपुर में कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया के घर पहुंच गई। सीबीआई की टीम चुरू में तैनात पूर्व एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत से जुड़े मामले की छानबीन के लिए पहुंची थी। इसी मामले में सीबीआई ने अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में तलब किया। सीबीआई की इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने सीबीआई से राज्य में जनरल कंसेंट वापस ले लिया था, यानी किसी भी घटना की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। राजस्थान के एक और राजनीतिक घटनाक्रम के तहत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। गिरिराज मलिंगा ने पायलट पर दल बदल के बदले 35 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया था। नमस्ते भारत में अब वक्त है देश की संसद पर सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने का। कोरोना काल में राज्यसभा के नए सांसदों का शपथ ग्रहण आज 11 बजे होगा। नए तरीके से नए सांसदों के शपथ ग्रहण से राज्यसभा में क्या नया समीकरण बनेगा, आप भी समझिए। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। सिंधिया के अलावा कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन भी राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार सांसदों का शपथ ग्रहण पहले से अलग होगा। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक कोरोना के चलते पहली बार ऐसा होगा जब शपथ ग्रहण राज्यसभा के चेंबर में कराया जाएगा। शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित सांसद का कोई एक करीबी ही उस चेंबर में मौजूद रह सकता है। आम दिनों में नवनिर्वाचित सांसद को सत्र चलने की स्थिति में सदन के अंदर और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो सभापति के दफ्तर में शपथ दिलाई जाती थी। राज्यसभा की 61 सीटों में से 42 के नतीजे निर्विरोध घोषित किए गए थे, जबकि 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इसके साथ ही अब राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 40 सांसद रह गए हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी भी बहुमत नहीं है, लेकिन पहले से ताकत बढ़ गई है। नमस्ते भारत में छात्रों के सिलेबस को लेकर ये खबर है। छात्रों के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण खबर है। जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात पर असर स्कूलों की किताबों पर भी दिख रहा है। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के सिलेबस में धारा 370 को हटाने के फैसले को अब शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का नया अध्याय अब एनसीईआरटी की किताबों का भी अध्याय बन गया है। करीब एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला लिया गया था, उसे अब देश के बच्चे अपनी किताब में भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की किताब में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के मद्देनजर कई बदलाव किए हैं। राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के टॉपिक के तहत अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को जोड़ा गया है। वहीं अलगाववाद और आगे टॉपिक को सिलेबस से पूरी तरह हटा लिया गया है। पिछले साल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अलगाववाद भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के सबसे कट्टर अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी ने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया था। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में एक और बदलाव करते हुए जम्मू कश्मीर के पुराने नक्शे की जगह नया नक्शा इस्तेमाल किया गया है। एनसीईआरटी की किताबें सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। कई राज्यों में शिक्षा बोर्ड भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है भारत के एक त्योहार पर अपडेट देने का। कोरोना संकट के बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच बकरीद मनाने को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये है जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और इन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त को पूरे भारत में ईद उल अदा यानी बकरीद मनाई जाएगी। कोरोना काल में बकरीद मनानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर राजनीति भी होने लगी।
आपकी स्क्रीन पर ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बकरीद मनाने को लेकर जंग छेड़ रखी है। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और दूसरी तस्वीर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना से विधायक संगीत सोम की है। सांसद शफीकुर रहमान ने कोरोना संकट के बीच बकरों के बाजार और मस्जिदों में मुसलमानों द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने की सरकार से मांग की। बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सके, उनकी कुर्बानी कर सके। उनको इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए तो वहाँ इसी कोरोना के खत्म होने के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। सांसद बर्क ने कोरोना को खत्म करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने की बात कही, लेकिन झूठ फैलाया गया कि सांसद ने कहा कि जब मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर दुआ मांगेगा तभी कोरोना भागेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के बाजार और मस्जिद में नमाज वाले बयान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बर्क को कानून के दायरे में रहने की सख्त हिदायत दे डाली। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। बकरीद पर शुरू हुई जुबानी जंग अब अदालत पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल ने बीजेपी के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। आपको पता है बलि जब कत्लेआम होता है, कत्ल होता है तो ये खून जो है वो सीधे चला जाता है गंगा में और पॉल्यूशन भयंकर रूप से पॉल्यूशन फैलता है। तो ये सब के लिए हम मुसलमान भाइयों से भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, आप एक सिंबॉलिक ऑर्गेनिक बकरीद मनाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने पीआईएल किया है। नमस्ते भारत में एक और धार्मिक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा रद्द होने की घोषणा कर दी है। कोरोना की वजह से हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी। इस साल श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिजिटली अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा रद्द करने की घोषणा कर दी है। अमरनाथ की यात्रा में हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इस साल की अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। बोर्ड मेंबर के अनुसार छड़ी मुबारक की यात्रा तो होगी, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। खबर ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना टेस्टिंग पर हुए विवाद की। व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया है कि ट्रंप का टेस्ट दिन में कई बार होता है। विवाद बढ़ने पर ट्रंप सामने आए और इसे गलत बताया। सवाल ये कि झूठ किसने बोला। क्या राष्ट्रपति ट्रंप को सता रहा कोरोना का डर? ट्रंप दिन में कितनी बार टेस्ट कराते हैं? क्या ट्रंप मास्क पहनते हैं या नहीं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप अक्सर बिना मास्क दिखते हैं। लगता था कि उन्हें कोरोना का डर नहीं सताता। अब सामने आ रहा है कि ट्रंप इतने बेपरवाह इसलिए हैं क्योंकि दिन में कई बार कोरोना टेस्ट होता है। ऐसा दावा व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने किया। The president wore a mask in May. The president wore a mask at Walter Reed out of an abundance of caution. But as I've made clear from this podium, the president is the most tested man in America. He's tested more than anyone, multiple times a day. We knew he was tested daily, but can you elaborate on that? How many times a day is he tested? He's tested often. I'm not going to read out exactly how many times he's tested a day, but sometimes it is more. विवाद बढ़ने पर ट्रंप सामने आए और कहा दिन में कई बार नहीं, 2 दिन में एक बार टेस्ट होता है। The press secretary said today that you sometimes take more than one test a day. Well, why is that? And how often? Well, I didn't know about more than one. I do take probably on average a test every 2 days, 3 days, and I don't know of any time I've taken 2 tests in one day, but I could see that happening. मास्क पर ट्रंप लगातार घिरे हुए हैं। आखिर ट्रंप मास्क क्यों नहीं पहनते? लेकिन ट्रंप का दावा है मास्क तो हमेशा उनके पास रहता है। पूछे जाने पर उन्होंने मास्क जेब से निकालकर दिखा भी दिया। Anything that potentially can help, and that certainly can potentially help, is a good thing. I have no problem. I carry it. I wear it. कोरोना केसों में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका में अब तक 40 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,44,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। अमेरिका में अब तक 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं।
ट्रंप टेस्ट के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप वायरस को कुंग फ्लू और चीनी वायरस का नाम दे चुके हैं। अमेरिका में इतने कोरोना केसों के बीच भी ट्रंप मास्क से परहेज करते रहे। जानकार मानते हैं ऐसा ट्रंप इसलिए करते हैं ताकि अमेरिका को ये संदेश दे सकें कि सब ठीक है और लोगों को कोरोना से डरने की बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। अब चीन पर बाढ़ की अपडेट जान लीजिए। चीन की यागात्सी नदी फिर उफान मार रही है, जिसने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। चीन के 24 प्रांतों में बाढ़ के कारण इस महीने करीब 18 लाख लोगों को निकाला गया है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। लग रहा है जैसे समुद्र में डूबते किसी जहाज से लोगों को निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें चीन की हैं, जहां यांगची नदी के गुस्से में आने पर पूरा हुइशांग शहर पानी के नीचे चला गया। नतीजा, नावों के सहारे फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह मकान से बच्चों और बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। ये रेस्क्यू बोट पहुंची है बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए। राहत कर्मी ने इन बुजुर्ग को जैसे तैसे नाव पर बैठाया, या फिर इन बुजुर्ग महिला को देखिए। इस महिला को तो घर से ड्रम पर बैठाकर नाव तक लाया गया। पिंक फ्रॉक में इन 2 बच्चों को बोट तक लाए जाने की तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में बाढ़ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस शहर से कुछ ही दूरी पर है वांगजियाबा बांध। देखिए किस तरह बांध से पानी निकल रहा है। पानी का कहर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र शहर में पहुंच गया हो। शहरों में नहीं, गांवों में भी बुरा हाल है, जहां 1.5 लाख घर पानी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 4 करोड़ लोगों पर इस बाढ़ का असर पड़ा है। ऐसा सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, पूर्वी और मध्य चीन में कई शहरों और हजारों गांवों में यही हाल है। ऐसे में शहर अपने आप में टापू बन गए हैं और हर घर में लोग फंस गए हैं। अनाउंसमेंट कर लोगों को घरों से निकलने को कहा जा रहा है। चीन में डर इस बात का है, शुक्रवार तक 3 जॉर्ज डैम में फिर से पानी छोड़े जाने का खतरा है। पिछली बार का पानी तो ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना निकल गया, लेकिन इस बार के लिए किनारों के शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ा है। नमस्ते भारत में अब बात देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले फौजियों की दुर्दशा की। जवानों की भलाई के लिए नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यूपी के गोंडा और रायबरेली से जो घटनाएं हमारे सामने आई हैं, वो सिस्टम की पोल खोलती है। ये दुर्दशा है देश के लिए जान हथेली पर रखने वाले जवानों की। एक तस्वीर है यूपी के गोंडा की, जहां पर एक पूर्व सैनिक को इलाज के लिए ले जाना तक मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ रायबरेली में एक रिटायर्ड फौजी के साथ जानवर से भी बुरा सलूक किया गया। गोंडा में चारपाई पर जिस मरीज को ले जाया जा रहा है वो अनूपधर दुबे है। ये पूर्व सैनिक है। 4 कंधों पर चारपाई पर इन्हें अस्पताल ले जाने वाले इनके बेटे और पोते हैं। खास बात ये है कि ये भी सेना के ही जवान हैं। अनूपधर दुबे के परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है, लेकिन आज जब इन्हें इलाज की जरूरत है तो इन्हें घर से अस्पताल ले जाने के लिए एक अदद रास्ता तक नहीं है। इन्होंने रास्ता बनाने के लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको किसी सरकारी सेवा की जरूरत पड़ जाए तो कोई यहाँ सरकारी सेवा नहीं मिल सकती है उसे। कोई भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं जा सकती है, कोई भी गाड़ी यहाँ किसी के भी घर पे नहीं जा सकती है। देखते हैं कि इसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है ताकि आगे से इस तरह की समस्या ना आए। जैसे बारिश का मौसम खत्म होते ही इस पर हम कुछ न कुछ काम कराने की कोशिश करेंगे। यूपी के ही रायबरेली में दबंगों का गुंडा राज देखिए। देश के लिए सेवा करने वाले एक रिटायर्ड फौजी राजेंद्र सिंह को किस तरह गांव के दबंग घसीट कर ले जा रहे हैं। मामला आपसी रंजिश का था। रिटायर्ड फौजी के इस वीडियो के वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आगे जो भी लोग इसमें चिन्हीकरण किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही है कि देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले जवानों के साथ देश के लोग ये कैसा सलूक कर रहे हैं। नमस्ते भारत में अब वक्त है आपको फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के सुसाइड केस की खबर पर अपडेट देने का। ट्विटर पर #IndiaWantSushant ट्रुथ ट्रेंड कर रहा है। सुशांत की खुदकुशी के सच को सामने लाने के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर ने बॉलीवुड में दाऊद कंपनी और नेपोटिज्म के समर्थकों को सुशांत की खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। 14 जून 2020 को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। हर किसी के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि अपनी फिल्मों से संघर्ष और जिंदा दिली की सीख देने वाले सुशांत आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते,
पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत की आत्महत्या की एक बड़ी वजह बॉलीवुड में नेपोटिज्म और परिवारवाद को बताया जा रहा है। यशराज फिल्म, करण जौहर और कई बड़े फिल्म डायरेक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं कि सुशांत को लंबे समय से एक साजिश के तहत बॉलीवुड में बैन करने की कोशिश की जा रही थी। सॉरी सर, but I'm start feeling depressed. सुशांत की खुदकुशी की असली वजह सामने लाने के लिए अब गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच की मांग की है। शिक्षा की भावना ना हो और आम आदमी अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ इसकी सीबीआई जांच हो। और ये आत्महत्या नहीं, ये मेरे सीधा कहना है, ये अंडरवर्ल्ड के इशारे पे हत्या उनकी की गई है और इसमें जो इन्वॉल्व है उन पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। बीजेपी विधायक ने चिट्ठी में लिखा है कि सुशांत ने एक छोटे से शहर से आकर बॉलीवुड में कड़ी मेहनत की और नाम कमाया, जिससे वो फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म समर्थकों और दाऊद कंपनी की आंखों में खटक रहे थे। कि दाऊद इब्राहिम जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनके पैसे लगते हैं इसमें, उनके इशारे पे चलती है। तो इन लोगों ने, क्योंकि एक छोटे से शहर कस्बे से निकल करके सुशांत सिंह ने अपनी वहाँ जगह बनाई थी, तो ये जो परिवारवाद वहाँ हावी है और जो अंडरवर्ल्ड के इशारे पे काम करता है, ये इसको पचा नहीं पा रहे थे। बीजेपी विधायक ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई निदेशक को भी चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि सुशांत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती भी गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील कर चुकी हैं। राम मंदिर की भूमि पूजन को लेकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे गठबंधन के घटक दलों ने मनमुटाव खुलकर सामने आने लगा। एनसीपी कोरोना संकट का हवाला देकर अभी भूमि पूजन पर ही सवाल उठा रही है। वहीं शिवसेना के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए अयोध्या में। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम तय हो चुका है। इस भूमि पूजन को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास गठबंधन की पार्टियों में मतभेद खुलकर अब सामने आने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की राम मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करने की मांग की है। राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी शिवसेना प्रमुखांची भूमिका, उद्धवजींचं त्यासाठी असलेले योगदान हे विचारात घेता त्या ट्रस्टीने आम्हाला भूमिपूजनाला बोलवावं अशी मी शिवसैनिक म्हणून मागणी केली आहे। उद्धवजी किंवा संजय राऊत किंवा अन्य आमचे नेते तर आम्हाला बोलवा, आमंत्रण द्या म्हणून सांगणार नाही, पण शिवसैनिक म्हणून आमची जी भावना आहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाएंगे। कि अगर राम भक्त है तो राम भक्त को इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, उसका संबंध आप यहाँ मत जोड़िए, तो उनको तो निमंत्रण जरूर आएगा, उद्धव जी को भी आएगा। लेकिन अपनी विचारधाराओं से समझौता कर बने गठबंधन के बाकी घटक दलों ने इस पर आपत्ति कर दी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन ने मुख्यमंत्री से अयोध्या नहीं जाने की मांग कर दी है। माजिद ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए न्योता आया है। इस कोरोना महामारी की भयावह परिस्थिति के बावजूद वो वहां जा सकते हैं, लेकिन एक राज्य के प्रमुख होने के नाते उन्हें एक धर्म के कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मामला देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस ने ये मुख्यमंत्री की आस्था का विषय बताकर इस पूरे विवाद से खुद को दूर कर लिया है। गाजियाबाद पत्रकार हमले मामले में एक नया अपडेट आया है। कल बदमाशों के हमले में घायल हुए गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की आज मौत हो गई है। नमस्ते भारत में आज सुबह हमने आपको ये दुखद खबर बताई थी। विक्रम जोशी को कल उनके घर लौटते समय रास्ते में बदमाशों ने रोककर गोली मारी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस अगर यही काम पहले कर लेती तो शायद इस पत्रकार की जान बच जाती। ये तस्वीरें हैं यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले विक्रम जोशी की। पेशे से पत्रकार विक्रम अब जीवित नहीं है। परसों विक्रम जब अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे तो रास्ते में बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और बाद में उनके सिर पर गोली मार दी। उन्होंने गाड़ी को ढकेल दिया, फिर हम नीचे गिर गए, हमें साइड कर दिया और फिर पापा को मारने लगे। फिर पापा बेहोश हो गए, फिर बहुत सारा खून निकला, तो फिर ये चली गई बताने घर वालों को, यहाँ पे आ गई। फिर जब आए सब आए, फिर जब तक वो भाग गए थे मारकर। विक्रम की हत्या किसी रोड रेज में नहीं हुई, उनकी हत्या बदला लेने के लिए की गई। विक्रम की भांजी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि लड़के अक्सर उसके साथ छेड़खानी किया करते थे, कमेंट पास करते थे और पीछा करते थे। छेड़छाड़ का विक्रम विरोध करते थे,
इस बात की शिकायत उन्होंने करीब 1 साल पहले भी की थी। मुझे परेशान करते करते 1-1.5 साल हो गई है। हमने इनकी कंप्लेन पहले भी की थी और अब भी की है 16 जुलाई को। और जब हम घर से निकलते पड़ते थे तो ये कमेंट करते थे और छेड़छाड़ करते थे, और अगर हम घर से बाहर जाते थे तो पीछा भी करते थे। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी, कोई पहले कार्रवाई नहीं हुई थी? क्योंकि आपने बताया अभी 3 दिन पहले की थी और उससे भी पहले एक बार कंप्लेन कर चुके हैं। हाँ जी, उससे पहले भी कंप्लेन करी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और अब भी करी है 16 जुलाई को, अब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। गाजियाबाद पुलिस ने तब भले कार्रवाई ना की हो, लेकिन पत्रकार को गोली मारे जाने के बाद ताबड़तोड़ आरोपी पकड़े जा रहे हैं। मामले की जांच भी सीओ लेवल के अधिकारी को दी गई है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज प्रताप विहार सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल है, क्या इससे इन बच्चियों के पिता वापस लौट आएंगे? इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, एक पत्रकार को गोली मारने से प्रदेश की जनता सख्ते में है। भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इन अपराधियों बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं। जो कुछ भी आज यूपी के अंदर हो रहा है, खास तौर से कानून व्यवस्था और कोरोना को लेके, वो बहुत दुखदायी है और इससे लोग भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं कि किस गर्त की ओर, किस नर्क की ओर योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं हम पत्रकार, और अगर इस चौथे स्तंभ को ही बचाने में, सुरक्षित रखने में गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर लाचार है, बेबस है, तो फिर क्या कीजिएगा? एबीपी न्यूज उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल ये कि गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? छेड़छाड़ की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कुछ और अहम सवाल भी आपका चैनल एबीपी न्यूज इस पूरे मसले पर उठा रहा है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी में आखिरकार देरी क्यों की? गाजियाबाद पत्रकार मामले में एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है, पुलिस की लापरवाही पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बुनियादी सवाल है ये। सीएम योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ? ये है उनका एंटी रोमियो स्क्वाड। क्या कर रहा है एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी का? जी, तो देखिए, इस पूरे मसले पर हम जो सवाल उठा रहे हैं, इसके अलावा एक अहम अपडेट, पत्रकार विक्रम जोशी की बहन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले हथियारों से मिले ही नहीं है, साजिश रचने में भी शामिल रहे हैं। मेरे भाई ने, विक्रम जोशी ने उस चौकी इंचार्ज पर फोन करा था। उस टाइम वो चौकी इंचार्ज मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर रहा था चौकी में बैठ के। उसके साथ छोटू बैठा था जिसने मेरे भाई के यहाँ गोली मारी। यहाँ उसके साथ वो भंगी का अभिषेक बैठा था। वो दीवान का रवि तो पहले ही नौटंकी करके अस्पताल में भर्ती हो गया था, और वो आकाश बिहारी बैठा था, और वो लाल के मुका बंदर वाला लोंडा वो बैठा था। तो हमारे साथ निवेदिता सांडेल जुड़ गई है, मौके पर हैं और गाजियाबाद में उस अस्पताल पर जहां पर पत्रकार विक्रम जोशी का देहांत हुआ है, सीधे निवेदिता के पास चलते हैं। निवेदिता, जहां पर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर पुलिस जरूर मिली हुई है बदमाशों के साथ। जब विक्रू कांड हुआ, वहां पर भी पुलिस ने मुखबिरी की थी विकास दुबे को कि पुलिस दबिश देने वाली है। इस मामले में भी पुलिस जो है लापरवाह बनी रही। 1 साल से उसके विक्रम जोशी की भांजी को पुलिस से शिकायत कर रहा था, उसकी भांजी को छेड़ा जा रहा था। जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो भी कहीं नहीं था, उल्टे पुलिसकर्मी हत्यारों के साथ जुड़े हुए हैं। जी देखिए, परिवार तो यही कह रहा है। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार की स्थिति बेहद बुरी है। सुबह से ही पुलिस वालों के ऊपर परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, लगातार शिकायत की जा रही थी। यहाँ तक कि परिवार का कहना है कि खुद गुंडों ने आकर के घर पे भी घटना से पहले डराया धमकाया था। इस बात की भी शिकायत पत्रकार विक्रम जोशी ने जाकर के न सिर्फ चौकी इंचार्ज से की थी बल्कि एसएसपी लेवल तक पे की थी। अभी देखिए आप, बहन की स्थिति रो रो करके बुरी है। वो सुबह से बता रही हैं कि चौकी इंचार्ज की गलती है। जब फोन करके और खुद जा करके विक्रम जोशी ने बात की कि ऐसा हो रहा है, कुछ करिए, तो उस समय चौकी इंचार्ज ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं बाद में करूंगा। और उसके अगले ही दिन ये सारी घटना हो गई। परिवार बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहा है और पुलिस जो है
सुबह से किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने मीडिया से बात नहीं की है, किसी ने अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सुबह से नहीं दिया है। पत्रकार की मौत के बाद से रात के परिवार बता रहे कि रात के 3 बजे उन्हें बताया करने से बात खत्म नहीं होने वाली है। एसएसपी लेवल तक अगर शिकायत गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अब जवाबदेही एसएसपी की बनती है। जी, अभी हमारे साथ परिवार से उनके भांजे जुड़े हुए हैं, आशीष, जिनसे हम पूछेंगे कि कैसा रवैया है। ये बताइए आप लोग। मैडम रवैया रहा, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। अगर तुरंत मौके पर कार्रवाई होती तो आज ये दंग न देखना होता। क्या कैसे? मैडम इंसाफ चाहिए, इंसाफ बस। जी मैडम, मैं ये कहता हूँ 3 दिन पहले उनको आगाह कर दिया गया था। हमारी बहन को कमेंट मारते थे बार बार गली में। 2 बार वो गली में भी आया। बहन है बड़ी, उनको कमेंट करते थे, कमेंट पास करते थे। मैडम हमें चाहिए इंसाफ बस, नहीं तो मैं तो मिट्टी का तेल झड़क कर ही आग लगा लूंगा बस। देखिए परिवार इतने गुस्से में, इतने ज्यादा दुख में है कि सुबह से परिवार यही कह रहा है कि हम डेड बॉडी तब तक नहीं लेकर के जाएंगे जब तक सारे लोग, बड़े अधिकारी आकर के आश्वासन नहीं दे देते कि कार्रवाई होगी। सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। जो चौकी इंचार्ज है उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आरोपी हैं परिवार उनके लिए बेहद निवेदिता, हमने सुना आपने परिवार वालों से बात की, वो हैरान है, परेशान है और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पूरा पुलिस महकमा इसमें जो है वो संलिप्त है और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं, 4.5 मिनट बाद प्रियंका गांधी पर बड़ा अपडेट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट जान लीजिए। प्रियंका गांधी इस महीने के अंत से पहले यानी 1 हफ्ते में नई दिल्ली के 35 लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली कर गुरुग्राम के सेक्टर 42 से डीएलएफ अरालिया वाले अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रियंका गांधी के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि गुरुग्राम में प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों के लिए ही रहेंगी। ये उनका प्रवास स्थायी तौर पर होगा। स्थायी तौर पर रहने के लिए नई दिल्ली इलाके में 2-3 जगहों पर उन्होंने किराए का घर भी देखा, जिसको लेकर आने वाले दिनों में हो सकता है कि अंतिम मोहर लग जाए, क्योंकि सरकारी आवास प्रियंका गांधी के पास अब है नहीं, वो उन्होंने खाली करना ही करना है। इसीलिए जैनेन्द्र के पास चलते हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। जैनेन्द्र, और क्या कुछ जानकारी है इस बंगले को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 31 जुलाई से पहले प्रियंका गांधी को अपना सरकारी बंगला जो है वो खाली करना है। 27-28 जुलाई को जो है वो सरकारी बंगला अपना प्रियंका गांधी जो है वो खाली कर देंगी। इसके बाद वो शिफ्ट होंगी गुरुग्राम के सेक्टर 42 स्थित अरालिया, डीएलएफ अरालिया के अपने घर में। हालांकि ये जो शिफ्टिंग है वो फिलहाल टेम्पररी होगी, कुछ हफ्तों के लिए होगी। इसके बाद एक बार फिर से प्रियंका गांधी का स्थायी पता जो है वो नई दिल्ली ही होगा। प्रियंका गांधी के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में 1 से 2 जगहों पर जो है वो बात चल रही है। किराए का मकान प्रियंका गांधी जो है नई दिल्ली लेंगी। ज्यादा संभावना है सुजान सिंह पार्क के पास एक मकान है, हालांकि जब उस पर मोहर लग जाएगी तो हम वो पता जो है वो दर्शकों को देंगे। तो फिलहाल प्रियंका गांधी गुरुग्राम के अपने घर डीएलएफ अरालिया सेक्टर 42 स्थित अपने घर में शिफ्ट होंगी। ज्यादातर सामान उनका वहां पर शिफ्ट हो चुका है कुछ हफ्तों के लिए, और उसके बाद एक बार फिर से नई दिल्ली में उनके लिए किराए का मकान जो है ढूंढा जा रहा है, जहां पर कि वो शिफ्ट होंगी। एक आखिरी बात विकास जी मैं जोड़ दूं कि अपने राजनीतिक बैठकों के लिए प्रियंका गांधी जो है वो इस दौरान अपनी मां सोनिया गांधी का जो सरकारी आवास है 10 जनपद, उसका इस्तेमाल करेंगी। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की लूट देश भर में जारी है। इस लूट के खिलाफ मुंबई में शिवसेना के एक नेता ने ही मोर्चा खोल दिया अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ। लोगों की मदद करने वाले इस नेता को लोग सोशल मीडिया पर रॉबिनहुड का नाम दे रहे हैं। रिक्शा वाला 8 लाख नहीं दे सकता, नहीं दे रहा है, नहीं देगा, नहीं देगा। तो फिर आप सीधा बोलते थे सर ये हैं शिवसेना नेता नितिन नांदगांवकर। आजकल नितिन सोशल मीडिया और मुंबई की जनता के रॉबिनहुड बने हुए हैं। दरअसल पिछले दिनों एक रिक्शा चालक इलाज कराने मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल चला गया। अपनी सारी कमाई खर्च करके उसकी जान तो नहीं बची। जब रिक्शा चालक का बेटा अपने पिता की डेड बॉडी लेने पहुंचा तो अस्पताल ने उसे पहले 8 लाख का बिल चुकाने को कहा। जब इसकी खबर बेटे ने नितिन नांदगांवकर को दी तो नितिन ने अस्पताल पहुंचकर डेड बॉडी बेटे को दिलवाई। जो एक हॉस्पिटल में हीरानंदानी की जो आप बात कर रहे हो, वो हॉस्पिटल में एक रिक्शा ड्राइवर, वो कौन से कास्ट का था ये भी मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ फोन आया था कि एक एडमिट रिक्शा वाला था जिसकी मौत हो गई और उसकी शव जो है, उसकी बॉडी जो है वो दे नहीं रहे थे, उसके लिए पहले 8 लाख रुपए भरो। हालांकि इस दौरान
नितिन का अस्पताल प्रशासन से झगड़ा हुआ, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन नितिन कहते हैं अस्पताल इस विपदा के समय जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, 20-20 लाख के बिल पकड़ा रहे हैं। सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बकरी ईद होती है तो जब वो जो कत्ल खाना होता है, वो वहाँ पे जो बकरे काटते हैं, तो वैसे हॉस्पिटल फिलहाल उसी मोड पे है। और जिस तरह से आम जनता सफर कर रही है, तो मानवता पहला धर्म है। आप हॉस्पिटल मतलब सेवा का धर्म होता है, और लोगों को इस तरह से आप लोग अगर करोगे तो गलत बात है। नमस्ते भारत में वक्त हो गया है चुनाव में डूबे बिहार की हकीकत आपके सामने रखने का। बिहार इस वक्त कोरोना के साथ साथ बाढ़ की पूरी तरह से मार झेल रहा है, और इसकी हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाई नमस्ते भारत ने। लेकिन बिहार सरकार बाढ़ और कोरोना दोनों ही मोर्चों पर फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। हालात ये है कि लोगों को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं हो रहा। शायद सरकारी सिस्टम में इसी अविश्वास की वजह से नीतीश सरकार को कहना पड़ा कि डॉक्टर और नर्सों की ट्रेनिंग फिर से जरूरी है। एक तरफ बाढ़ की मार और दूसरी तरफ कोरोना के बोझ से ध्वस्त होती स्वास्थ्य व्यवस्था, ये आज के बिहार की असलियत है। जिस वक्त कोरोना के मारे लोग कराह रहे हैं, दूसरी तरफ उसी वक्त हर साल आने वाली बाढ़ ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। बाढ़ की वजह से बदहाली की एक तस्वीर दिखी दरभंगा में। दरभंगा के केवटी ब्लॉक में बाढ़ के पानी के बीच दर्द से कराह रही एक गर्भवती महिला को जुगाड़ की नाव से अस्पताल तक पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से 8 महीने की गर्भवती रुखसाना परवीन का घर से निकलना मुश्किल था। ऐसे में मजबूरन घर वालों ने जुगाड़ तकनीक से ट्यूब की नाव बनाई और उसके ऊपर लकड़ी डालकर गर्भवती महिला और उसकी मां को बैठाया। किसी तरह इस नाव से महिला को घर से बाहर लाया गया और बाद में ऑटो पर डालकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी, उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोग की केला के थम पे और जो ट्यूब होता है उसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खिरमा क्योंकि पीएससी लाया गया है। बाढ़ से बदहाल बिहार पर कोरोना का कहर भी टूटा हुआ है। दरभंगा के ही रहने वाले बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सुनील कुमार सिंह को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। सुनील कुमार सिंह खुशकिस्मत थे जो उन्हें इलाज के लिए बेड मिल गया, लेकिन पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बिना बहुत से लोग वैसे ही भटक रहे हैं, और जहां इलाज का थोड़ा बहुत इंतजाम है, वहां लोगों को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं। पटना में पुलिस वालों के इलाज के लिए जो अस्पताल बना है, वहां मरीजों का आता पता नहीं है। खुद पुलिस वाले अस्पताल नहीं जाना चाहते। न हुआ नहीं, कभी नहीं गए, न हुआ नहीं है कि वहाँ हम नहीं गए, न आज तक हमने सीख मारा है, न आज तक गिवे नहीं किया। अब ना कुछ होता तो दवा खा सकते, कोई व्यवस्था ही नहीं, वहाँ भी कोई अब वहाँ के हम देखबे नहीं किए तो कैसे बता। लेकिन इस नाजुक हालात में भी बिहार में बाढ़ और कोरोना को लेकर तैयारी नहीं दिखती। लोगों की जान जाए, लोगों को बाढ़ की वजह से पलायन करना पड़े, लेकिन नीतीश सरकार के लिए तो चुनाव की तैयारी सबसे जरूरी है। तो बिहार बाढ़ से परेशान है, कोरोना से परेशान है और वहां राजनीति बदस्तूर जारी है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। पटना से हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं, निधिश्री झा हमारे साथ गोपालगंज से लाइव मौजूद हैं और आदर्श कुमार हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर से। सबसे पहले आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, जिस तरीके के हालात लगातार है, नमस्ते भारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बाढ़ से किस तरीके से प्रभावित है, वहां कुछ विकास बचा है चुनाव में जाने के लिए, दिखाने के लिए, या सब बह गया? प्रतिमा, सारा विकास मैं आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखा देता हूं। ये मुजफ्फरपुर का आश्रम घाट है और ये शहरी रिहायशी इलाका है। आप इससे ठीक देखकर अंदाजा लगाइए कि जो शहर के हिस्से हैं उन पे ये स्थिति है, तो जो ग्रामीण इलाके होंगे, जो तो किसी नदी के किनारे होंगे, जो तटबंध टूटे होंगे, उन जगहों की क्या स्थिति होगी। शहर के इलाकों की अगर आप तस्वीर देखें तो कई घर यहाँ पर हैं जो मैं तस्वीरों में सिर्फ दिखा पा रहा हूँ, वो पानी में डूब चुके हैं। और ये आज की बात नहीं है, इन लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ ऐसे ही आती है और हर साल यही स्थिति है। मैं जहां खड़ा हूं यहां भी पानी भरा है और लगातार ये पानी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। चुनाव में जाने की बात तो दूर है, यहां पर इन लोगों को एक अदद मदद की जरूरत है और हैरानी की बात यह है कि यहां पर कोई आया नहीं है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं। एक बूढ़े दंपत्ति हमारे साथ मौजूद हैं और इनके घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं।
ये देखिए, ये बूढ़ी माता जी हैं और ये इसके ठीक अंदर पानी के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। ये एक बार की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हर बार की ये स्थिति है और हर बार ये लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ इस बार सुधार हो। हर बार ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं और आप इनकी स्थिति देखकर अंदाजा लगाइए कि ये बूढ़े दंपत्ति कैसे इसके बीच में रहते होंगे पानी के, और ये इनकी स्थिति बन चुकी है। कोशिश करता हूं बात करने की इनसे, इन्हीं के बीच में जाकर। माता जी, हर बार यही स्थिति रहती है? और पानी आएगा बेटा, जब रोड पर से आएगा पानी तब और आ जाएगा पानी, और पानी आता है फिर इतना हो जाता है, हमसे डुबा हो जाएगा। आप कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? रोड पर रहेंगे। रोड पर रहेंगे फिर? अभी चौकी लगाते हैं, आप चौकी पर रह कर रहेंगे। देखिए कितना पानी है मेरे चौकी के नीचे। तो देख रहे हैं पूरा घर आपका डूबा हुआ है। उस पर सोते हैं, कहाँ जाएं? जब मेरा कोई उपाय नहीं है। एक इंदिरा आवास भी बोले पास हो गया, नहीं मिला आज तक, क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपया नहीं है जो हम देंगे किसी को। देखिए, ये बड़ी बात है और ये बाढ़ के संकट के बीच में तमाम दर्द वापस आते हैं। और आवास की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो, जैसा कि आपने चुनाव में जाने को लेकर कहा, तो चुनाव में जाने की हकीकत यही है। हर साल बिहार बाढ़ से परेशान होता है, हर साल ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि सरकार तक आवाज पहुंचे, बात पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात यह है और दुखद बात भी ये है कि ये इसी के बीच में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रतिमा, पटना से बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यानी एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारी संवाददाता निधि श्री ने एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट के बाद एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट निर्मल कुमार सिन्हा को उनके पद से हटा दिया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। देखिए, हम सीधे निधि के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज की तो हालत बहुत बुरी थी, आप ही ने स्टोरी की थी। अब क्या हालात सुधरेंगे या पानी सर से ऊपर निकल चुका है, गुजर चुका है? देखिए विकास, बात सिर्फ एनएमसीएच कोरोना के वक्त की नहीं है। अगर हम पहले से भी तस्वीरें देखते रहे तो पटना में जो दो सबसे बड़े अस्पताल है, पीएमसीएच और एनएमसीएच, दोनों की हालात बदतर है। एनएमसीएच में स्थिति यह है कि कोई भी मरीज, जैसे हमने तस्वीरें दिखाई थी, उसमें कहानी सिर्फ इतनी थी, मामला सिर्फ इतना था कि एक महिला जिसको पीएमसीएच से एनएमसीएच रेफर किया गया इसलिए क्योंकि उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, वो कोविड पेशेंट थी, और लगभग 1 घंटे एनएमसीएच अस्पताल परिसर के अंदर महिला जो है वो एम्बुलेंस के अंदर लेटी रहती है, लेकिन एक भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तो छोड़ दीजिए, तमाम जो डॉक्टर से कोई भी अटेंड करने नहीं आया। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। और ये स्थिति सिर्फ कोरोना के वक्त की नहीं है, पहले से भी एनएमसीएच अस्पताल पर लगातार सवालों के घेरे में रहा है। उसके बाद चलते हैं पीएमसीएच में। पीएमसीएच में हालात ये है विकास के पिछले 3 महीने से, जब से कोरोना महामारी बिहार में फैला है, तब से लगातार जो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मास्क नहीं मिल रहा है, उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है, उनको सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, पेशेंट से ग्लव्स मंगवाकर वो लोग जो है वो इलाज कर रहे हैं। इस तरीके की स्थिति है पटना में, जब शासन प्रशासन सभी वहां पर मौजूद है। बिहार में स्थिति यह है कि सरकार कह रही है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम एक दिन में 40,000 रैपिड टेस्ट किट्स हमारे पास उपलब्ध है, हम एक दिन में 40,000 रैपिड टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10,000 टेस्टिंग ही क्यों हो रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आइसोलेशन बेड 100 अलग अलग अस्पतालों में रखने की व्यवस्था है तो तमाम मरीज बिल्कुल हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं, सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है। अगर आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि कहाँ गए हमारे पेशेंट, ऐसे हाल में पटना की एक कहानी है। तो इस तरीके की स्थिति है। 10 करोड़ की आबादी संभाल लिया है। बिल्कुल, तफसील से आगे इस पर बात करेंगे। केंद्र ने भी मोर्चा आप संभाल लिया, इतना बुरा हाल हो गया है बिहार का, टेस्टिंग नहीं हो रही है और जो हो रही है उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए प्रकाश, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि नमस्ते भारत पिछले 2 दिन से बिहार की बदहाल स्थिति दिखा रहा है। कल हमने दिखाया था बिहार के आरा में एक शख्स ने, जो कि पॉजिटिव था मरीज, उसने खाना मांगा तो मेस वाले ने उसका सर फोड़ दिया। दूसरी खबर हमने दिखाई थी जहां पर खाने में कीड़े निकले। आज हमने एक खबर दिखाई थी दरभंगा में एक गर्भवती बड़ी मुश्किल से पानी में तैर कर बाकायदा एक अस्थायी रास्ते से उसको ले जाया जा रहा था। किस मुंह से सरकार जाएगी विकास के दावे लेकर आने वाले चुनाव में? देखिए, ये चुनाव का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं, जो कोरोना से जो पीड़ित हैं और या फिर कोरोना के जो डर और भय से बिल्कुल सहमे हुए हैं, वो देखना होगा कि कैसे सरकार इससे निपटती है। क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर रही है पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की और स्वास्थ्य महकमे की, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग है उसका इम्यूनिटी जो मीटर है वो काफी डाउन है।
सबसे बड़ी बात है कि जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसकी काफी कमी है। सबसे पहले अगर देखें तो कोविड अस्पताल जो घोषित किए गए हैं उसमें जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिक के जो स्टाफ है वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई अंदर जाने को तैयार नहीं होता है। जो कोविड वार्ड होता है वहां पर, और जो अंदर नहीं जाना है तो जाहिर है कि जब डॉक्टर ही तैयार नहीं होगा, अगर आप देखें कि अगर सेना का कोई, फौज का अगर कोई अधिकारी ही अगर आगे बढ़ने को नहीं तैयार होगा तो बाकी स्टाफ तो सहम जाएंगे ना, डर जाएंगे। तो यही स्थिति बिहार में हो रही है कमोबेश सभी जगह। एक तो सुविधाओं की कमी, जिस निधि जो बात कर रही थी। प्रकाश जी, सवाल तो यहाँ पर ये है कि आप लोग ग्राउंड पर है, ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम है। इस वक्त तो जनता के बीच में नेता को होना चाहिए, तमाम नेता कहाँ गायब है? देखिए, अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, तो जाहिर है कि कोई भी बाहर निकलने से पहले एक बार सोचेगा। लेकिन जो मैं सवाल कर रहा था वो आप सुन लीजिए कि कैसे ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है इस वक्त में कोरोना के मरीज के लिए, उनकी क्या व्यवस्था है। एनएमसीएच में जो है वो 400 बेड का ये अस्पताल है और 400 बेड अवेलेबल है, लेकिन मात्र 166 जगह पर ही गैस पाइपलाइन से, यानी पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था है। वेंटिलेटर की कमी है। तो जो मरीज पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो अगर इन अस्पताल में कोविड की वजह से पहुंचते हैं, कोरोना की वजह से पहुंचते हैं, तो उनके लिए बदतर और स्थिति हो जाती है। यही तो चुनाव में मुद्दा बनेगा। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, मेडिकल स्टाफ को एजुकेट नहीं किया गया, जो तमाम जो सुविधाएं थी उनको नहीं जुटाया गया। तो यही तो मुद्दे अब चुनाव में बनेंगे। और सरकार कैसे इन मुद्दों का सामना करेगी, लोगों का सामना कैसे करेगी, कैसे आंख से आंख मिला पाएगी? देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना में हालत बहुत खराब है, गंभीर है। लेकिन जो आंकड़े देखेंगे तो वो थोड़ा सा सरकार को अभी फिलहाल राहत दे रहा है, और वो है आंकड़े मौत की। जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं कोविड अस्पताल की या लोगों की स्थिति की, वो बड़ी भयावह है, दर्दनाक है कि कैसे मरीज जो है वो तड़प तड़प कर मर जाता है, उनको जगह नहीं मिलती है। एम्स के भी कई वीडियोज आए हैं, एनएमसीएच के वीडियोज आए हैं, लाशें पड़ी रहती हैं। तो ये वीडियो जो है काफी सहला देने वाले हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो हो रही है। और जो मौत का आंकड़ा है वो जो है वो उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि जो मरने वालों की संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है। देखिए, बिहार में अगर वज्रपात से देखें तो 300 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये जाहिर है कि इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश तेजस्वी यादव जरूर कर रहे हैं और ये हद तक लोगों के बीच में जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये तो यही है ना बिहार के लिए कि टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट नहीं होंगे तो आपके पास संक्रमण का आंकड़ा कम होगा, संक्रमण का आंकड़ा कम होगा तो आपके पास मोर्टेलिटी रेट यानी कि मौत का आंकड़ा भी कम होगा। लेकिन निधि श्री, बड़ा सवाल यही, खासतौर पर पटना और दरभंगा में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जमीन पर आप उतरते हैं तो आप क्या पाते हैं, क्यों टेस्ट नहीं हो रहे हैं? देखिए, टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं इसका एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं मानेगा। स्वास्थ्य विभाग से अगर कोई भी व्यक्ति बात करने जाए या कोई सवाल पूछता है तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन आंकड़े साफ बताते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 10 करोड़ की आबादी में अगर 4 लाख अभी तक टेस्ट हुए हैं, वो भी 4 महीने से, अगर कोरोना को लेकर के बिहार जो है वो जूझ रहा है इस तरीके से, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब हर दिन 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी टेस्टिंग की बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि जब टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट के लिए सरकार बात कर रही है, तमाम हॉस्पिटल्स जो है वो उसमें बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, और उसके बाद अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो ये तो स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाना चाहिए कि टेस्ट की कैपेसिटी इतनी कम क्यों? वो भी तब जब पूछना चाहिए और आवाम को पूछना चाहिए जो इस वक्त बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। लगातार हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदर्श, निधि, प्रकाश। नमस्ते भारत में अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल सीरीज शहर वही जिंदगी नई का, जिसमें हम आपको कोरोना काल में बदल रहे शहरों पर अपडेट देते हैं। आज हम आपको उन महिलाओं की कहानी दिखा रहे हैं जिनकी वर्किंग लाइफ में हॉबी पीछे छूट गई थी, लेकिन लॉकडाउन में खाली समय में उन्होंने फिर अपने जीवन में रंग भर लिए। चलिए चलते हैं जम्मू की कुछ महिलाओं की ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपको कोरोना से बदल रहे शहरों को समझने का मौका देगी। पेंटिंग करना इज नॉट ओनली अ हॉबी, इट्स अ थेरेपी। पेंटिंग को थेरेपी बता रही हैं जम्मू कश्मीर की साक्षी, जिनकी कोशिशों के चलते कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में इन महिलाओं के जीवन को बदल दिया।
जो महिलाएं पहले ज्यादातर वक्त घर पर या किसी और काम में गुजारती थीं, अब वो अपनी हॉबी को रंग दे रही हैं। इनमें से कई ऐसी वर्किंग महिलाएं भी हैं जिनका कोरोना के चलते काम बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग करते हुए प्रोफेशनल पेंटिंग करना सीख लिया। मुंबई में बतौर गायिका आशिमा महाजन बताती हैं कि पिछले 4 महीने से उनका काम बंद है। मैं प्रोफेशनल सिंगर एंड एक्टर तो वहाँ काम करती हूँ। एंटरटेनमेंट सर्विसेज में है, जैसे लाइव शोज होते हैं हमारे, एक्टिंग शूट्स पे जाना होता है, वो कुछ भी नहीं चल रहा है इस वक्त। लाइक नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो टू कीप योर सेल्फ बिजी एंड पीसफुल एट होम ऑल द टाइम विदाउट वर्किंग इज नॉट ईजी। सो आई हैड टू एंगेज माई सेल्फ। काम बंद है, इसलिए जो बातें वो अपनी गायकी से बयान नहीं कर पा रही हैं, वो चित्रों से कर रही हैं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है और मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाती हूँ, वो मैं सब पेंटिंग में उतारती हूँ। जो कलर्स मैं आज खुश हूँ तो वैसे कलर्स जाते हैं पैलेट में, दुखी हूँ तो वैसे कलर्स जाते हैं पैलेट में। सो दिस इज अ थेरेपी प्लेस फॉर मी, एज साक्षी दी ऑल्सो सेड कि उनके लिए थेरेपी है, मेरे लिए भी ये थेरेपी है, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ और वाइब भी वैसी मिलती है यहाँ पे। कूची से कैनवास पर कल्पनाओं को साकार करती इन महिलाओं का मानना है कि पेंटिंग लॉकडाउन के दौरान उनका तनाव कम करने का भी काम कर रहा है। पे अगर आप सारा दिन बैठे रहो, डिप्रेसिंग टाइम, इट्स अ स्कैरी टाइम, एंड यहाँ पे 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इट्स अ स्ट्रेस रिलीवर आई वुड से, स्पेशली इन दीज टाइम्स। महिलाओं की ये तस्वीर दिखाती है कि भले ही कोरोना के बाद से आपके शहरों में सूनापन आया है, पर आम आदमी के दिल में कुछ नया करने या कुछ नया पाने के उत्साह और उत्सव का मेला है। देखते रहिए एबीपी न्यूज, शहर वही जिंदगी नई। और हमारे खास सेगमेंट शहर वही जिंदगी नई से जुड़ी एक और कहानी हम आपके लिए लेकर आए। हेडफोन लगाकर संगीत सुनते वक्त कई बार आप सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता अगर हेडफोन की जरूरत नहीं होती। बिना हेडफोन लगाए हम संगीत सुन पाते। अभी तक आप ये सिर्फ सोच सकते थे, लेकिन अगर अमेरिका के मशहूर कारोबारी एलन मस्क की कोशिशें कामयाब हुई तो ये जल्द ही आप बिना हेडफोन के संगीत सुनना शुरू कर देंगे। मस्क ने एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हेडफोन की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। एलन मस्क का स्टार्टअप न्यूरोलिंक एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जो छोटे से चिप के बराबर होगा। इसे इंसान के दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। मस्क ने दावा किया है कि यह डिवाइस संगीत को सीधा दिमाग तक पहुंचा देगा। तो बड़े कारोबारी हैं, टेस्ला के मालिक है एलॉन मस्क, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि डिवाइस किसी भी प्रकार की लत और डिप्रेशन से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होगी। 28 अगस्त को कंपनी के एक समारोह में एलॉन ने इसका लॉन्च कर सकते हैं। एलॉन मस्क के मुताबिक इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी की मदद से कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। साथ ही ये डिवाइस लकवे और रीढ़ की चोट के इलाज के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क कहा जाता है कि वो कई दशकों आगे सोचते हैं दुनिया से, और ऐसा टेस्ला हमेशा करके भी दिखाता रहा है। और दुनिया में इस वक्त एक बीमारी जिससे सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में भी मदद करेगा ये चिप। नमस्ते भारत में अब वक्त है कोरोना काल में खुश रहने के तरीके जानने का। एक ऐसा तरीका जिसमें मस्ती भी हो और फिटनेस भी हो। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो बेंगलोर के एक डॉक्टर को से समझ लीजिए। तो डॉक्टर, अगर आपको इतना बढ़िया डांस करके दिखाएं तो अब अपनी परेशानियों को लेकर परेशान मत होइएगा। ये कहानी है एक ऐसे चाय वाले की जिसको लापरवाह बैंक व्यवस्था ने 51 करोड़ का कर्जदार बना दिया। ये कहानी एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था की है
जिसमें एक चाय वाला लोन लिए बिना ही 51 करोड़ रुपए का कर्जदार हो जाता है। उसके नाम से 16 लोन जारी हो जाते हैं और इस लापरवाह बैंक व्यवस्था के शिकार हुए हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले राजकुमार। सबसे पहले बैंक का कारनामा जानिए। बैंक के मुताबिक चाय बेचने वाले राजकुमार ने 3 लाख रुपए का ऑटो लोन लिया, 3 लाख रुपए का कमर्शियल व्हीकल लोन, 70,000 का लोन खेती के लिए और इस तरह से 16 अलग अलग लोन लिए और 51 करोड़ रुपए न चुकाने की वजह से बैंक के डिफॉल्टर हो गए हैं। ये राजकुमार हैं। वाहन के नाम पर इनके पास एक साइकिल है, चाय की एक छोटी सी रेहड़ी लगाते हैं, 10 रुपए प्रति कप चाय बेचकर गुजारा करते हैं। 51 करोड़ रुपए तो नहीं, हाँ मगर सिर्फ 50,000 रुपए का लोन लेने के लिए पीएनबी के सर्किल ऑफिस गए थे। उसके बाद जो हुआ वो खुद राजकुमार से सुनिए। तो आम आदमी से पैसे उधारे मिले नहीं, इसकी वजह से मैं एक प्राइवेट बैंक में गया तो उन्होंने लोन फार्म मेरा ले लिया। 3-4 दिन बाद मेरा रिजेक्ट हो गया फार्म और उनका पास हो गया। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरा लोन नहीं हो सकता। तो जबकि मेरे सिर्फ कोई लोन नहीं है, एक दुकान का लिमिट का लोन चल रहा है 20,000 का, जो मैं नियमित तौर पे किस्तें जैसे होती हैं जमा कराते रहता हूँ, लेता रहता हूँ। टोटल 50 करोड़ 76 लाख रुपए का लोन दिखाया गया। गलती बैंक की, लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजकुमार को। ये बताया साथ में कि प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, जिसमें आपको नाम हटवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी टाइम लगेगा। राजकुमार के पड़ोसी इसे वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग देने वाली संस्था सिविल और बैंकों की गलती बता रहे हैं। मगर गलती एक गरीब आदमी कैसे भुगते, हम भी पड़ोस में रहते हैं जी, मान लो ये तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है जी, कोई पड़ोस में भी आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे ताछेंगे, हरासमेंट तो हमारी भी है ना जी। नमस्ते भारत में अब वक्त है कोरोना के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की खबर पर आपको अपडेट देने का। कोरोना के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा खेल चल रहा है उड़ीसा के मलकानगिरी में। यहाँ कोरोना से बचाने के लिए बच्चों को शराब पिलाई जा रही है। पहली नजर में आपको ये तस्वीर किसी सामान्य भोज कार्यक्रम की लगेगी, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। ये बच्चे खाने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें तो शराब परोसी जा रही है। देश में कोरोना महामारी के बीच ये तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी की है, जहां अंधविश्वास के नाम पर बच्चों को शराब पिलाई जा रही है। इन बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए सलापा पिलाया जा रहा है, जो एक प्रकार की देसी शराब होती है। शराब पीने वाले इस ग्रुप में लगभग 50 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इन सब बच्चों की औसत आयु 10 से 12 साल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कच्ची शराब कोरोना से बच्चों की जान बचाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सुशांत आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने एक ट्वीट किया। सुशांत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड और आमजनों में भी एक नई बहस शुरू हो गई है और ये बहस है नेपोटिज्म और लॉबी को लेकर। बीजेपी के संगठन मंत्री ने इस मामले में बयान दिया है और कहा है कि बॉलीवुड की सारी लॉबीज एक्सपोज हो रही हैं। तो BL संतोष का ये बयान बहुत अहम, उनका ट्वीट देख लीजिए। सुशांत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में बड़ा बदलाव आ रहा है, सारी लॉबियां एक्सपोज हो रही हैं, ये अच्छा है। ये ट्वीट किया है BL संतोष ने। BL संतोष बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। आमतौर पर वो ऐसे मामलों पर टिप्पणियां नहीं करते।